यूजीसी दिशा निर्देशों के विरुद्ध सवर्ण विरोध, क्या यह सवर्ण छात्रों का विरोध है या राजनीति भी इसमें प्रेरित है? क्या एससी एसटी ओबीसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या सवर्ण छात्रों के विरुद्ध अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का छात्र गलत मुकदमेबाजी करते तो क्या सवर्ण छात्रों को एक ढाल के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होना चाहिए? क्या इन सब के बीच में कोई एक मध्यम मार्ग है? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरे डाटा के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, फिर एक मध्यम मार्ग हम लोग अपनाने की बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों के घर में या आपके घर में, सबके घर में, जैसे मान लीजिए एक कोई कमज़ोर भाई है, कमज़ोर बहन है, क्या उसको अपनी बात को अपने माता पिता, अपने दादा दादी से रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या उसके भाई बहन के द्वारा उस पर जो अत्याचार, उस पर जो शोषण किया जाता है, उसका जो शोषण कर लिया जाता है भाई बहन का, क्या उसको अपने माता पिता या अपने दादा दादी से कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको अपने घर परिवार का उदाहरण लेकर के समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देश का कोई भी मुद्दा हो, विश्व का कोई भी मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे शोषण की, चाहे मानवाधिकार की कोई भी व्यवस्था हो, अगर आप उसको अपने घर परिवार से रिलेट करके देखते हैं तो निश्चित रूप से 100% उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप किसी अन्य चीज़ों से प्रेरित हैं तो भले आप उस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन आप एक स्टैंड पर आ जाएंगे, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। अभी कुछ दिन पहले ही यूजीसी ने एक डाटा जारी किया था कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के विरुद्ध जो शोषण का अपराध हुआ है, उसमें 118% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि इन वर्ग के प्रति जो अत्याचार होता है, उन वर्ग के छात्रों को उन सभी चीज़ों से रक्षा मिलनी चाहिए? क्या यूजीसी के आंकड़े गलत हैं, झूठे हैं, निराधार हैं? तो जाहिर सी बात है कि यूजीसी के आंकड़े निराधार तो नहीं है, उनका भी कोई मजबूत आधार होगा और इस आधार पर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एनसीआरबी का डाटा आया था कि 2022 में उच्च शिक्षण संस्थानों में 13,000 छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली। आत्महत्या करने का प्रमुख कारण क्या था? उसके पीछे तमाम कारण थे, उसमें एक शोषण भी था। तो क्या इस पर आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए? आप लोग खुद सोचिए, खुले दिमाग से सोचिए, किसी भी लाग लपेट में नहीं, आंख बंद करके एक चिंतन मनन करके सोचिए, क्या इन पर कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? क्या इनका एक कोई उपयुक्त उपाय नहीं ढूंढा जाना चाहिए? यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार एक कमीशन का गठन किया जाएगा जिसमें एससी एसटी ओबीसी के छात्रों की प्रताड़ना को सुनने के लिए उस कमीशन में, उस आयोग में एससी एसटी ओबीसी के प्रतिनिधि ही होंगे। इस बात का विरोध वर्तमान में सवर्ण लोग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जाके पैर में फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, मतलब जिसके पैर में घाव नहीं होगा वो क्या जानेगा उसका दर्द। मतलब एक महिला होने का दर्द एक महिला ही समझ सकती है और एक प्रेग्नेंट महिला होने का दर्द एक प्रेग्नेंट महिला ही समझ सकती है, ना कि अन्य कोई महिला जो प्रेग्नेंट ना हुई हो। मतलब अगर किसी की भी आवाज़ को, किसी की शिकायत को सुनना है तो उस वर्ग के लोगों का वहाँ पर सम्मिलन होना अनिवार्य है। ये हम लोग किताबों में भी पढ़ते हैं, ये हम लोग नॉर्मल बोलचाल में भी समझते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो उसी अनुसार अगर ओबीसी एससी एसटी के छात्रों की शिकायतों को सुनने के लिए ओबीसी एससी एसटी के ही लोग होंगे तो उस पर जाहिर सी बात है, उस पर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निर्णय ले सकते हैं, नवाचार उसमें आ सकता है। दोस्तों, आपको एक डाटा देते हैं, आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आज भी जो विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो चुनाव होते हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी के अध्यक्ष बहुत कम होते हैं। अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, महामंत्री हो, उसमें एससी एसटी ओबीसी के छात्र नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इनका प्रतिनिधित्व वहाँ पर काफ़ी कम है। पहली बात आपको साफ कर देते हैं, ये किसी सवर्ण के विरोध में नहीं है, ना ही किसी एससी एसटी ओबीसी के घोर पक्ष में है। ये मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया जाता है, जैसे हम अपने घर में करते हैं, अपने बच्चों को, अपने छोटे को, अपने से कमज़ोर को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सहायता दे देते हैं, ये उसी प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर बल्कि एक्स्ट्रा सहायता नहीं दी जा रही है यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत। जैसे मानवाधिकार आयोग में, महिला अधिकार आयोग में महिलाओं का होना जरूरी है, एससी एसटी आयोग में उनके सदस्यों का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से ये भी यूजीसी के दिशा निर्देश के द्वारा गठित किए जाने वाले कमीशन में ये प्रावधान किया गया है। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी इन वर्गों की सामाजिक वंचना इतनी अधिक है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, आप लोग देख सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं कि किस वर्ग के हैं, एससी एसटी ओबीसी से कितने प्रतिनिधित्व हैं वहाँ पर। बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगे, आप बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। क्या ये नहीं किया जाना चाहिए ऐसे? इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण एक सामाजिक वंचना है, शोषण है, जमीनी स्तर पर उनके शोषण है, उच्च शिक्षण संस्थानों में भी उन पर किया जाने वाला अत्याचार भी है। आप लोग सुने भी होंगे, एनएफएस होता है, नॉट फॉर सुटेबल। जब प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, जब छात्रों की सिलेक्शन होता है तो उसमें कुछ सीटें खाली रह जाती हैं नॉट फॉर सुटेबल कह करके। तो क्या ये उचित है? 2018 तक ओबीसी का एक भी परमानेंट प्रोफेसर नहीं आया है विश्वविद्यालयों में, विशेषतः डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में।
तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? आप आरटीआई के द्वारा ये डाटा भी मंगा सकते हैं। 70 से 80% सीटें एससी एसटी ओबीसी की खाली हो जाती हैं प्रोफेसर्स की। उच्च शिक्षण संस्थानों में जो एससी एसटी ओबीसी के जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें एडहॉक पर बुलाया जाता है। 2 से 3 महीना पढ़ा करके फिर छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि अगर ये लगातार पढ़ाएंगे तो परमानेंट होने की मांग करेंगे, इसलिए उनको 2 महीना 3 महीना पढ़ा करके 6-6 महीना गायब करा दिया जाता है। मतलब 6-6 महीना उनको छुट्टी दे दी जाती है, फिर आप बाद में आइए पढ़ाइएगा। तो क्या एक कमीशन का गठन नहीं होना चाहिए? दोस्तों, वर्तमान देश में बहुत बड़े तरीके से संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तन होना ही चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इन सब शिक्षण संस्थानों में कॉपी चेक होने में आप लोग देखते हैं कि भाई भतीजावाद होता है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नंबरों का बंटवारा किया जाता है, नंबर दिए जाते हैं। छात्रों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में विशेष सुविधाएं उनके जाति, उनके नाम पर ही दिए जाते हैं। आप लोग जग जाहिर होगा, आप लोग जानते होंगे ये बात। और इसी संदर्भ में रोहित वेमुला का जो शोषण हुआ था, उनकी जो आत्महत्या हुई थी, अब जग जाहिर है। आप जाकर के नेट पर भी इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, किस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी में शोषण का शिकार हुए और जाकर के आत्महत्या कर ली। IITs NITs में तो उत्पीड़न तो सर्वाधिक है। आज जब कोई बच्चा SC ST OBC का, जब कोई छात्र जो है आरक्षण लेकर के यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता है, आपको सीधा सा उदाहरण बताते हैं। अगर इन सबसे काउंसलिंग में ही सवाल पूछा जाता है मैथमेटिक्स का, बहुत लोगों से काउंसलिंग में अगर देखा लिया जाता है काउंसलिंग में कि ये छात्र हैं SC ST OBC के, तो उनको लगता है कि उनकी मनोधारणा ऐसी ही है कि ये तो आरक्षण से आया होगा, इसको कुछ नहीं पता होगा। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंसलिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जबकि वो एक पेपर पास करके आया हुआ होता है। और बहुत लोग कहते हैं नीट है, IITs है, इसमें जो है बच्चे जो है आरक्षण से आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं उसमें आरक्षण नहीं चलता है। वो पास होकर के ही इंजीनियर बनते हैं, वो कॉलेज का एग्जाम पास करके ही डॉक्टर बनते हैं, वो प्रैक्टिकल पास करके ही MBBS डॉक्टर बनते हैं। ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। और SC ST OBC के छात्र तो बचपन से ही इस तंज में ही जीते हैं कि तुम तो आरक्षण से ही आओगे। उनका कॉन्फिडेंस सोचिए पहले से ही गिरा होता है। गांव से जब ये छात्र जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी का बड़ा सा गेट जब देखते हैं ना, तो खुद ही जो है इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार हो जाते हैं। और गेट के बीच से नहीं जाते हैं, गेट के किनारे से जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनका जो है हर समय रहता है। तो क्या उनको एक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? बार बार कोटा कह के चिढ़ाना क्या मानसिक उत्पीड़न नहीं है? क्या ये एक मानसिक हिंसा नहीं है? हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक हिंसा भी होती है। क्या ये मानसिक हिंसा नहीं है? इस पर कोई आयोग का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग खुद पूछिए। अगर आपके भाई का, घर के ही भाई का, अगर किसी ने, कि आपके बड़े भाई ने ही उस छोटे भाई को बिना गलती के मारा है, तो जाहिर सी बात है आप भी आवाज़ उठाते होंगे कि क्यों मार रहे हो। तो क्या आवाज़ नहीं उठाया जाना चाहिए? मम्मी पापा के पास शिकायत नहीं जानी चाहिए? दादा दादी के पास शिकायत नहीं जानी चाहिए कि उसकी शिकायतों को सुने, उसका निवारण करें? और ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी सवर्ण छात्रों के विरुद्ध जो है, कोई भी जो आरक्षित वर्ग है, इनके द्वारा कोई भी गलत मुकदमेबाजी ना कर दे। इसके लिए हमारा भारत जो कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, हम 2047 तक का विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया काफ़ी सफलता के परचम लहरा रहा है। तो हर यूनिवर्सिटी में, हर बड़े बड़े कॉलेज में कैमरे लगवा दिए जाएं, अधिकतम कैमरे लगवा दिया जाए। बाथरूम टॉयलेट छोड़ करके जहाँ भी संभव हो वहाँ पर कैमरे लगा दिए जाएं। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटियों में जो कॉपी चेक होती है वहाँ पर भी कैमरे लगवाए जा सकते हैं। क्या नाम देख करके उनको नंबर दिया जा रहा है? या कॉपी, जो टीचर कॉपी चेक करते हैं, कॉपी उल्टी करके आए, या एक रोल नंबर केवल डिसाइड कर दिया जाए? एक केवल रोल नंबर डिसाइड कर दिया जाए, छात्रों का रोल नंबर के आधार पर उनके पास कॉपी जाएगी, और रोल नंबर जब कॉपी चेक हो जाएगी उसका ऑनलाइन उसको अपडेट किया जाएगा। और जब ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा तो जब सब बच्चों के पास उसका नंबर चला आएगा, फिर उसके बाद जो है उनकी मार्कशीट उसी आधार पर निकाली जाएगी। इस तरीके से भी पारदर्शिता बनाए रखी जा सकती है। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर सवर्ण छात्रों का विरोध है कि SC ST OBC के छात्र उनके ऊपर गलत मुकदमेबाजी कर सकते हैं, तो कुछ एक अपवाद हो सकते हैं। आप इसका उदाहरण आप ले सकते हैं SC ST अधिनियम के तहत, जो SC ST एक्ट है उसका आप संपूर्ण विश्लेषण कर सकते हैं। और संपूर्ण विश्लेषण में आप ये प्राप्त कर सकते हैं कि कितने SC ST एक्ट के तहत मुकदमे गलत दायर किए गए, और कितने मुकदमे दायर हुए हैं, और कितने मुकदमे दायर ही नहीं हुए हैं। आप इन सब चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, फिर जाकर के एक संपूर्ण समावेशी रूप में एक निर्णय लिया जा सकता है। सवर्ण छात्रों को बिठा करके या अन्य चीज़ों को लेकर के एक मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया जा सकता है, जिसमें सूचना और संचार तकनीक का भी प्रयोग किया जा सकता है। हर जगह कैमरे लगा दिए, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों कैंपस में खंभे इतने लगे हैं, पेड़ इतने हैं, हर जगह कैमरे लगाए जा सकते हैं। हर जगह कोने कोने पर कैमरे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बजट की बात करते हैं तो बजट इतना भी ज़्यादा नहीं है, और भारत का बजट इतना भी कम नहीं है कि जो है ये काम नहीं हो सकता है। आखिर छात्र हित है, छात्र हित सुनिश्चित होगा तभी देश का हित होगा, तभी 2047 तक भारत विकसित होगा, और हम विश्व गुरु बनने का जो सपना सदियों से देख रहे हैं वो पूरा हो पाएगा, है कि नहीं? ज्ञान और शिक्षा के आधार पर भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर विरोध से ही निर्णय बदलने लगे, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर विरोध से ही सरकारी यूनिवर्सिटियों के या सरकार के या संविधान के फैसले बदलने लगे, तो इसका अर्थ है कि बहुसंख्यक आबादी आंदोलन करके कोई भी निर्णय बदलवा सकती है।
तो दोस्तों, आप लोग एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे। क्या होना चाहिए, मध्यम मार्ग क्या है? आपके मन में जो भी विचार आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूजीसी के दिशा निर्देश कैसे लगे, सवर्ण छात्रों का विरोध कैसा लगा, एससी एसटी ओबीसी के हित में अगर किसी कमीशन का गठन किया जाए तो वो उचित है कि नहीं उचित है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।